विकासनगर स्थित चौहान हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पर हाल ही में उनके हॉस्पिटल में कार्य पर रखी गई एक युवती द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। उक्त युवती की तहरीर पर कोतवाली थाना विकासनगर पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। अपनी बेगुनाही साबित करने व गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, किंतु सरकारी वकील के द्वारा समय मांगने पर उनकी अग्रिम जमानत को होल्ड पर रखा गया और आवेदन को 2 सप्ताह स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद उक्त चिकित्सक ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें राहत मिली और गिरफ्तारी पर रोक लगी। वहीं अब माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने भी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को अग्रिम जमानत दे दी। चर्चाओं में रहे इस मामले को लेकर पहली बार आरोपित डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए बेबुनियाद और निराधार बताया और किसी की सोची समझी साजिश करार दिया। उनका यह भी कहना है कि आरोप लगाने वाली युवती के साथ उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, जिसकी उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में भी इस फुटेज को पेश किया गया, जिसके आधार पर उनकी अग्रिम जमानत मिली है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने कहा कि उक्त लड़की उनके यहाँ क्लिनिक पर कार्य करने के लिए कुछ ही दिन पूर्व आई थी और उनसे कुछ पैसे उधार मांग रही थी, जिसको उन्होंने नहीं दिया तो लड़की ने यह साजिश उन्हें फंसाने के लिए कर डाली। आइए देखते हैं क्या कहा। और सभी परिचित लोग हैं, समय समय पर आप लोगों सबका सहयोग हमें मिलता रहता है। पिछले कई दिनों से मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत यहाँ कोतवाली विकास नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके संदर्भ में संक्षेप में अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यह कि जिस लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वह उसको मात्र इस अस्पताल में आए हुए 10-12 दिन ही हुए थे। एक स्थान रिक्त चल रहा था और हम लोग का परिवार सहित रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था। घर में जो एक और कार्य करती है वो भी छुट्टी गई हुई थी, तो पीछे अस्पताल में देख रेख के लिए स्टाफ की बहुत कमी हो गई थी, जिस कारण कि एक स्थान जो रिक्त चल रहा था, मैंने अपने वरिष्ठ जो सिस्टर है उनको बोला कि किसी एक को रख लो। तो उन्होंने फिर फ़ोन करके ये लड़की इस लड़की ने 2-3 दिन पहले ही रिज्यूम दिया था अस्पताल में, तो इसको बुलवा लिया। तो 8 अगस्त को 2023 को इस लड़की ने ड्यूटी ज्वाइन करी और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ज्वाइन करी, क्योंकि नाइट में थोड़ा काम भी कम होता ही नहीं बल्कि आजकल तो। और क्योंकि इसको कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, मात्र 12वीं पास थी, उम्र इसकी करीब 21 वर्ष के करीब थी, जिस कारण हमने इसको काम करने का इसने प्रार्थना की कि सर मेरे को जो है यहाँ पर काम करने का अवसर दें। तो हमने इसको सीनियर स्टाफ की संस्तुति पे हमने इसको मौका दे दिया। तो एक ऑलरेडी पुरानी सीनियर नर्स जो रात की ड्यूटी पर रहती थी वो, और साथ में ये वाली नई लड़की जो पुरानी रात में ड्यूटी पर रहती थी, उसको करीब 12 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और उसके साथ की जो दूसरी लड़की थी उसकी शादी हो गई थी, इसलिए स्थान रिक्त हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 8 तारीख को इसने ज्वाइन किया और 12 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक हम लोग सपरिवार बाहर टूर पे थे, रिश्तेदार भी हमारे साथ थे। तो 18 अगस्त को हम लोग वापस आए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा इससे कोई इंटरेक्शन या जान पहचान भी इतनी नहीं थी। मैडम तो नाम तक भी नहीं जानते इसका कि नाम क्या है। उसके बाद की घटना में बताऊं, करीब 24 अगस्त की बात होगी, इसने ऐसे ही चलते फिरते ही मेरे को कहा कि सर मेरे को ना कुछ एडवांस की आवश्यकता है, और करीब इसने 20,000 रुपये कहा कि मेरे एडवांस दे दीजिए मेरे को, और मैं धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से इसको कटवा दूंगी, वापस कर दूंगी। मैंने कहा अभी तो तुमको थोड़े से दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो ये इस तरह का एडवांस अभी नहीं दिया जा सकता। इसने कहा मेरे को हॉस्पिटल में दिखाना है और उसके लिए मेरे को वहाँ पे खर्चा चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे इस तरह का सिस्टम नहीं है कि नए स्टाफ को तुरंत जो कोई दिया जाए, तो हमने साफ इसको मना कर दिया। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, अभी तुम कहीं से इंतजाम कर लो अपना। तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। हमने इसका ध्यान नहीं दिया कि इसका क्या महत्व है इस बात का। तो उसके बाद जो है करीब 25 तारीख की बात है, 25 तारीख 2023 की बात है। उस दिन फ्राइडे का दिन था और पेशेंट थोड़े ज़्यादा थे उस दिन, क्योंकि शनिवार को अवकाश रहता है, तो फ्राइडे को थोड़े पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो करीब में आज 8:45 बजे तक यहाँ पर
मैंने पेशेंट देखे रात को। इसने अपने कंप्लेंट में तो 7:30 का टाइम दिया है कि 7:30 बजे में अकेली थी, लेकिन सीसीटीवी में स्पष्ट दिखता है कि 8:30 बजे जो सीनियर दूसरी नर्स थी वो भी यहाँ पर उपलब्ध थी। उससे पहले एक महिला पेशेंट आई थी, यहाँ जीवनगढ़ या अंबाड़ी के आसपास की थी, उसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ये तो लड़की अभी नई है, इसके साथ तो देखना ठीक नहीं रहेगा, चेकअप करना ठीक नहीं रहेगा, इसको भी इंस्ट्रूमेंट का औजारों का भी कोई पता नहीं है। तो हमने जो सीनियर नर्स है जो 12 साल से काम कर रही है, हमने उसकी प्रतीक्षा करी, उसको फ़ोन करके बुलवाया। तो वो जब आई, जब इसने इसी को दूसरी जो जूनियर है जिसने जो एक कंप्लेंट करी जिसने, उसको पूछा कि तू कहाँ है, कहते मैं तो मार्केट आ रखी हूँ। तो मार्केट क्यों आ रखी है, वहाँ तो लेडीज पेशेंट बैठी हुई है और तू मार्केट में घूम रही है। कह रहे मैं खाना लेने आ रखी हूँ। खैर ये बात मेरे को उस टाइम नॉलेज में नहीं आई, ये बाद में पता चली। तो जब सीनियर नर्स आ गई तो उसके साथ में ही मैंने पाइल्स वाले पेशेंट का चेकअप किया, और एक अल्ट्रासाउंड का पेशेंट था, उससे पहले उसकी मैं कच्ची रिपोर्ट अंदर बैठ के बना रहा था, ऐसे ही कुर्सी में बैठ के, क्योंकि मैं रफ लिख के देता हूँ, तो रफ लिखा हुआ कागज जो है फिर यहाँ आता है, लड़का बाहर बैठा होता है वो टाइप करता है। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था। तो ये लड़की मेरे पास आती है अंदर वहीं अल्ट्रासाउंड के कमरे में, और ऐसे बोलने लगती है, सर मेरे जो है पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ को बहुत जोर का पेन हो रहा है। तो अच्छा, जैसे ये कहती है उसके साथ साथ ही वो सीनियर नर्स भी अंदर आ जाती है कमरे में। तो अब कमरे में मेरे पास जो है दो लोग हैं, एक वो नई लड़की है और एक पुरानी सिस्टर है। तो उसी ने जो नई लड़की है उसने अपनी कमीज जैसे ऊपर करी, और मैं तो ऐसा करा, तो पेशेंट तो है नहीं है, तो स्टाफ का ही, मैं चलो बैठे बैठे देख लेता हूँ। तो उसने थोड़ा सा ऐसा कपड़ा ऊपर करा, थोड़ा सा उसने ऐसे पजामा सा नीचे करा, और मैंने ऐसे इसको देखा तो वहां उसके पेट में लंबा सा चीरे का निशान था, जैसे कि किसी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हो या सिजेरियन का ऑपरेशन हो, मतलब इतना बड़ा 6-7 इंच लंबा चीरे का निशान। और वो साफ सुथरा निशान नहीं था, ऐसे कटपट वाला निशान था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसा कोई घाव जो पक सा गया हो। तो मैंने उसको थोड़ा दबा के देखा, उस सीनियर नर्स के उपस्थिति में ही ऐसे करके देखा मैंने, तो ऐसे कोई खास दर्द था नहीं, तो मुझे लगा आंतों का सूजन वूजन होगा, उसी वजह से दर्द हो रहा होगा इसको। तो वो बात वही खत्म हो गई। और मैंने कहा जो सीनियर नर्स है उसको बोला, मैंने कहा अंदर सैंपल की अलमारी है, उसमें से कुछ सैंपल की दवाइयाँ ढूंढ के दे दो इसको। तो सैंपल की दवाइयाँ उसने ढूंढ के दी, एक दवाई थी नहीं तो पर्ची लेके आई, पर्ची पे लिख के दी मैंने, 6 गोली है, मेडिकल स्टोर से ले लेना। तो पर्ची पे भी और बात खत्म हो गई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मैंने साइन इन करा, हम लोग घर चले गए। अब बात आती है 26 तारीख की। 2 पेशेंट वार्ड में भर्ती थे, कुल 2 पेशेंट थे, वो भी उल्टी दस्त के पेशेंट थे। तो सुबह मैं करीब 8:30 पौने 9 बजे गया उन मरीजों को देखने के लिए, बीपी वगैरह ठीक है कि नहीं उनका, तो क्योंकि तब तक दिन का स्टाफ नहीं आता है। और ये दोनों लड़कियां जो है नाइट ड्यूटी पे थी, मतलब ये जो जिसने कंप्लेंट करी वो भी, और एक दूसरी जो सीनियर सिस्टर है वो भी, तो सुबह तक वही उपस्थित रहती है। तो मैंने वो जब पेशेंट को राउंड करके देखा, सब ठीक थे पेशेंट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने ऐसे इसको पूछ दिया, सामने दोनों खड़ी थी, मैंने तबीयत कैसी है, कहने लगी सर मैंने तो दवाई ही नहीं खाई। मैंने कहा भाई दवाई क्यों नहीं खाई, कह रहा जी मैं तो घर जाके खाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, हमने तो इतनी मेहनत से दवाइयाँ ढूंढ के दी, और वो जो जिनको हमने बुला रखा था वो बुला रहे छेड़छाड़ क्या करा, तूने खुद ही कहा कि मेरा चेकअप करो, तेरा चेकअप किया, वो भी सीनियर नर्स साथ में थी। मैडम ने भी समझाया कि ये समझाया उसको, मैडम भी चली गई थी, बेटा भी चला गया था वहाँ, हमने ड्यूटी रूम के कमरे में जहाँ ये लोग खड़े थे। तो उसको समझाया कि भाई देखो, सबसे पहले तो ये बता, जब तेरे पेट में दर्द था तो सर के पास एग्जामिन करने क्यों, चेकअप कराने क्यों गई, तूने अपनी सीनियर नर्स को क्यों नहीं बताई परेशानी कि मेरे पेट में दर्द है। और दूसरी बात, सीनियर नर्स क्या करती, या तेरे को कुछ समझ नहीं है कि जब मैं लेडी डॉक्टर पहले से अस्पताल में है तो पहले तो मैडम को दिखा, मैडम को कोई बात समझ नहीं आएगी तो सर से सलाह ले सकते हैं, तुम सीधे कैसे चले गए सर के पास। तो फिर वो चुप हो गए एकदम से। तो उसके बाद फिर वो लोग बाहर निकल गए, और बाहर निकल के पता चला कि उन्होंने तो अगले दिन जो है वो 27 तारीख को तहरीर दे दी वहाँ थाने चौकी में, कि मेरे साथ जो है मेरे प्राइवेट अंगों को टच किया। अरे भाई प्राइवेट अंगों ही बताओ, जहाँ आपने बेल्ट पहन रखी है इसी जगह पे वो चीरे का निशान है लंबा चौड़ा, अब वहीं हम दबा रहे हैं, वहीं उसके जो है नीचे का पार्ट शुरू हो जाता है, मुश्किल से एक अंगुल की भी जगह नहीं होती। अगर ऐसे आपका हाथ कहीं लग गया हो तो डॉक्टर है भाई, चेकअप नहीं करेंगे तो बीमारी का पता कैसे चलेगा, क्या है क्या नहीं है। हजारों मरीजों को देखते हैं, तो ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। और ऊपर से वो तो अब मेरे को यहाँ ओपनली बोलना नहीं चाहिए, वो तो जैसे थोड़ा सा कपड़ा वगैरह करा नीचे से लगा रहा कि पता नहीं पहले से पूरे जो है वो प्रिपेयर होकर आ रखी, मतलब जो है किस तरह का केस करने के लिए या अपना चेकअप करवाने के लिए। तो ये सारी बात है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न ये आता है
लोग कहते हैं या जिन लोगों ने भी छापा या बातें फैलाई या जो व्यक्ति डॉक्टर फरार है, ये बताइए जब आपने छेड़खानी में 354 में मुकदमा दर्ज करा, तहरीर तो एक ही होती, तहरीर दो तो हो नहीं सकती, 354 में मुकदमा दर्ज करा तो उसमें जो है गांव की लेडीज औरतें वगैरह इकट्ठी करके उसको जो है दबाव डाल के तीसरे दिन जो है उसको जो है 376 में डाल रहे हो आप उसको। अच्छा, जब 376 में आपने दर्ज कर ही दिया मुकदमा, तब कोई मुझे कहेगा कि आप थाने आइए, आपसे बात करनी है, आप अपना पक्ष रखिए, तो मेरे को तो किसी भी जानकार ने ये सलाह नहीं दी कि आप थाने जाइए, आपको तो आप वहीं बैठा लेंगे, आप तो न्याय के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या न्यायालय में जाना क्या फरार माना जाता है? क्या अधिकार नहीं किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए? तो कहने का मतलब है हम कोई फरार नहीं थे, हम न्यायालय की शरण में गए थे। अच्छा, फिर न्यायालय में हमारी जो डेट लगी वो 1 तारीख की डेट थी, तो 1 तारीख की जो डेट थी उसमें बाद में पता चला FIR में तो केवल 354 ही है, बाद में पता चला कि उसमें जो है 376 भी जोड़ दी गई है। तो हमारे वकील ने कहा ये तो अधूरी पिटीशन हो गई आपकी, क्योंकि अभी तो 354 में करा हमने, फिर बाद में फिर 376 वाला कागज यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर दोबारा से हो जाएगा। तो आप एक ही बार में इसको जो है फाइल हम वापस मंगवाते हैं, जैसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और दोबारा से फाइल जो है सबमिट करते हैं 354 और 376 की दोनों मिला के। कहा ठीक है, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया उसको फाइल पे, और फिर वापस जमा करी तो फिर वो 5 तारीख की डेट लगी, बीच में सैटरडे संडे वगैरह था कुछ, तो फिर 5 तारीख को जो है मतलब छुट्टियाँ थी कुछ 1-2 दिन के बीच में, हाँ, तो 5 तारीख की डेट लगी। तो 5 तारीख को जो है जज हाई कोर्ट के जज ने कोई निर्णय नहीं लिया उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि मेरी जो अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट करी, उन्होंने रिजेक्ट नहीं करी। वो जो सरकारी वकील थे और जो इन्होंने एक व्यक्तिगत वकील खड़ा कर दिया वहाँ पर, पर्सनल वकील, जबकि ऐसे मामले में पर्सनल वकील की तो आवश्यकता होती नहीं है, जब उनकी तरफ से तो गवर्नमेंट का वकील होता है। फिर भी क्योंकि उसके पीछे गहरी साजिश है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट वकील भी खड़ा कर दिया। प्राइवेट वकील ने कहा कि सर हमको तो हम जवाब तैयार नहीं कर पाए, हमको आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दीजिए। और वो ऐसा ही फिर सरकारी वकील ने भी कह दिया कि हाँ जी हमें भी उसको मजबूरी में बोलना पड़ा, हमें भी 1 सप्ताह का समय दीजिए। अब जैसा आपने देखा कि भाई बीच में छुट्टियां हैं, ऑलरेडी केस सब लगे हुए हैं, जगह नहीं है, बीच में जन्माष्टमी का था, तो उन्होंने सीधा जो है इसको 19 तारीख की डेट दे दी। लेकिन अगली डेट 19 तारीख की दे दी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए। लेकिन इस दौरान मेरे को उन्होंने राहत नहीं दी मेरे को, बस ये कि केस जो है पेंडिंग में डाल दिया, होल्ड पर रख दिया। तो मुझे तो ये पुलिस वाले तो अपने ढंग से ढूंढते ही हैं कि भाई कहाँ गया है, या क्योंकि यहाँ तो केस रजिस्टर्ड था, और ऊपर से पूरा मार्केट में या गांव के लोग, आपके रिश्तेदार, महिलाएं वगैरह आके पूरा धमाल मचा रहे थे, सामने आके बैठ रहे, धरना दे रहे, मार्केट में घूम रहे, पुलिस वालों पे डिस्कस कर रहे, जैसे कि वीडियो वगैरह में दिखता है। तो फिर हमने जो है सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा, तो सुप्रीम कोर्ट में हम गए। वहाँ पर एक बड़ी लॉ कंपनी है VKC के नाम से, तो उसमें हमने संपर्क किया, तो उन्होंने काफ़ी पहुँचे उन लोगों के, बड़े वकील हैं, तो उनसे हमने संपर्क किया। मैंने कहा उनको तो इसमें राहत ही नहीं करा, ऐसे कैसे जज कर सकते हैं, आपको तो राहत मिलनी चाहिए थी, अगर उनको समय दिया तो आपको भी समय देना चाहिए था। तुरंत एप्लीकेशन लगाई, और उसमें जो है तो फिर क्योंकि बीच में भी वो G20 का मामला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट आसपास पूरी नई दिल्ली पूरी बंद थी। तो मेरी जो सुनवाई है वो 11 तारीख को एप्लीकेशन सबमिट हुई, 13 को सुनवाई हुई, 1 दिन के गैप में सुनवाई हो गई। और सुनवाई होते ही जो है 2 जज की बेंच थी और संवैधानिक बेंच थी, और उसमें चीफ जस्टिस का फैसला था कि अगर किसी दूसरी पार्टी को आप राहत दे रहे हो तो इस पार्टी को भी राहत समय दे रहे हो तो इनको भी समय दीजिए। उन्होंने तुरंत ही जो है 2 लाइन में लिख दिया कि भाई इनको जो है जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक इनको इंटरिम राहत दी जाती है, इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो हमको मिल गया फैसला उसका, कुछ ना आते थे घर में आ गया यहाँ उस कागज़ को लेकर, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। अभी 19 तारीख की अब जो बात है, 19 तारीख को वहाँ सुनवाई थी, तो जजमेंट आते आते वो 20 तारीख हो गई। फिर मैं कल जो है PC रखना चाह रहा था, तो किसी कारण मेरे को देहरादून जाना पड़ा, वहाँ से आते आते मेरे को बल्कि 9 बज गए रात के। तो मैंने कहा मुझे 5:30 का टाइम दे रखा था आप लोगों को, तो आप जो तो मैंने फिर समय से ही सूचित कर दिया कि आज लेट हो जाएंगे, भाग दौड़ के आऊँगा, फिर कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। तो फिर जो है मैंने आज रखी है इसको थोड़ा समय से। तो 19 तारीख को जो जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, वो पूरा जजमेंट ही दिया उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई डेट पीछे के लिए पेंडिंग रखी हो। उन्होंने सीधे मेरी अग्रिम जमानत मंजूर की, और अग्रिम जमानत भी पूरी तब तक की जब तक ये पूरा प्रकरण चलेगा, पूरा केस चलेगा, तब तक के लिए अग्रिम जमानत है इसमें।
तो नंबर एक बात तो ये इस चीज़ के लिए मैं माननीय हाई कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना, हमारे वकीलों की बात को समझा और जो हमने सबूत उनके सामने रखे उस बात पर उन्होंने विश्वास किया और निर्णय लिया। अब यहाँ लीजिए, मैंने कहा देखो तुम ऐसा करो कि पुराने कागज़ लाओ अपने, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और कब हुआ है, कहाँ हुआ है, तब हम आगे की जांच भी कर लेंगे, कहीं और जगह रिफर करना हो तो वो भी कर लेंगे। तो इतना ही कह के जो है वो एकदम से सीधी से यहाँ कमरे से सीधे से बाहर आ गई। तो अब ये तो बात खत्म हो गई और हम लोग घर चले गए। मैं यहाँ चाबी लेके अपने घर चला गया। वो लड़का जो थे यहाँ पर 2 लड़के थे, उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया होगा, फिर बाहर का शटर वगैरह, हम लोग घर चले गए। घर जाके फिर हम जो है हम लोग घर गए, घर में हमने खाना वगैरह खाया और खाना खा के हम लोग जो है पिक्चर को चले गए। तो फिर पता चला कि यहाँ पर उसने लड़की ने फ़ोन करा, सर ये स्टाफ की लड़की ने फ़ोन करा, सर ये मैडम के पास फ़ोन करा कि सर ये तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है। कभी क्या आरोप लगा रही है? तो कह रहे थे कि देखो छेड़खानी हुई है। तो हम लोग वहीं से पिक्चर से उठ के वापस आ गए, पिक्चर हॉल से वापस आ गए और वापस आके हम सीधे नीचे ड्यूटी रूम के कमरे में गए और उसको बताया। मैंने कहा तुमने खुद ही कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारा चेकअप किया, उस समय ये सीनियर जो सिस्टर तेरे साथ खड़ी है, भी तेरे साथ में मौजूद थी, तुम्हारा पेट दबा के ही तो देखा है और उसी से संबंधित हमने तुम्हारे से सवाल किए। भाई तुमने कहा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? तुमने कहा मेरी तो बच्चेदानी निकाल दी है। तो बच्चेदानी से संबंधित जो 2-4 सवाल होते हैं महीना वगैरह का जो पूछा जाता है वो सब पूछा। उसके सिवा तो कोई चेकअप कुछ नहीं करा तुम्हारा, बाकी तुमको दवाई दिलाई और वो तो जो है फिर पता नहीं बाहर को निकल गई हो। फिर बाहर को निकलने के बाद थोड़ी देर में एक उसका बॉयफ्रेंड और एक आध लड़का कोई और ले गया और नीचे जाके जो है वो यहीं गेट तो बंद रहता है रात को, तो हल्ला मचाने लगे। तो फिर दोबारा से फिर हमने उसके गांव के लोगों को जानते थे, हम जो गांव बाड़वाला है वहाँ के लोगों को कुछ को हम जानते थे, तो हमने वहाँ उनको फ़ोन करा कि भाई तुम्हारे गाँव की लड़की और यहाँ तो लड़के वगैरह लेके आ रखे हैं, थोड़े दिन को अभी ड्यूटी ज्वाइन करे हुआ है इसको। तो वो 15-20 मिनट में ही वो लोग जो है वहाँ से यहाँ उसने 9:30 का टाइम होगा मुश्किल से, या 9:15 का और टाइम करते थे वो आ गए। अच्छा इस लड़की, अच्छा वो जानते थे कि वो जिनको हमने बुलाया था कि ये लड़की यहाँ पर नई जॉब पे लगी है, तो उसने क्या करा उनके घर में भी फ़ोन कर दिया, उस लड़की के घर में, उसके लड़की के माँ को, कि तुम्हारी लड़की क्या हल्ला मचा रही है वहाँ पर हैं, अभी तो उसकी नई नौकरी ज्वाइन करी। उसने कहा यहाँ तो उसने कुछ नहीं बोला, तो यहाँ तो कोई बताया नहीं उसने कि कोई परेशानी है, कोई बात है कि नहीं चलो हमारे साथ चलो। तो वही जो गाँव के लोग थे वही उसकी माँ वगैरह को यहाँ लेके आए। यहाँ जब लेके आए तो उसका तो लड़की का जो है स्टैंड ही चेंज हो गया। अब वो क्या हो गया, 2 विरोधी पार्टी हो गई। वो माँ तो उसके साथ मिल गई, अब वो बिल्कुल सच्ची बन गई कि भाई मैं तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या बदतमीजी करे, क्या छेड़छाड़ करा। और वो जो जिनको हमने बुला रखा था उनको डांट रहे, छेड़छाड़ क्या करा, तूने खुद ही कहा कि मेरा चेकअप करो, तेरा चेकअप किया। वो भी सीनियर नर्स साथ में थी, मैडम ने भी समझाया कि ये समझाया उसको, मैडम भी चली गई थी, बेटा भी चला गया था वहाँ, हमें ड्यूटी रूम के कमरे में जहाँ ये लोग खड़े थे। तो उसको समझाया कि भाई देखो सबसे पहले तो ये बता, जब तेरे पेट में दर्द था तो सर के पास एग्जामिन करने क्यों, चेकअप कराने क्यों गई? तूने अपनी सीनियर नर्स को क्यों नहीं बताई परेशानी कि मेरे पेट में दर्द है? और दूसरी बात, सीनियर नर्स क्या करती, या तेरे को कुछ समझ नहीं है कि जब मैं लेडी डॉक्टर पहले से अस्पताल में है तो पहले तो मैडम को दिखा, मैडम को कोई बात समझ नहीं आएगी तो सर से सलाह दे सकते हैं, तुम सीधे सीधे कहीं चले गई सर के पास। तो फिर वो चुप हो गए एकदम से। तो उसके बाद फिर वो लोग बाहर निकल गए और बाहर निकल के पता चला कि उन्होंने तो अगले दिन जो है 27 तारीख को तहरीर दे दी वहाँ थाने चौकी में, कि मेरे साथ जो है मेरे प्राइवेट अंगों को टच किया। अरे भाई प्राइवेट अंगों ही बताओ, जहाँ आपने बेल्ट पहन रखी है इसी जगह पे वो चेहरे का निशान है लंबा चौड़ा, अब वहीं हम दबा रहे हैं, वहीं उसके जो है नीचे का पार्ट शुरू हो जाता है, मुश्किल से एक अंगुल की भी जगह नहीं होती। अगर ऐसे ऐसे आपका हाथ करेगा क्या, वो तो डॉक्टर है भाई, चेकअप नहीं करेंगे तो बीमारी का पता कैसे चलेगा, क्या 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 नहीं है। हजारों मरीजों को देखते हैं, तो ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। और ऊपर से वो तो अपने को यहाँ ओपनली बोलना नहीं चाहिए, वो तो जैसे थोड़ा सा कपड़ा वगैरह करा नीचे से लगा रहा कि पता नहीं पहले से पूरे जो है वो प्रिपेयर होकर आ रखी है, मतलब जो है किस तरह का केस करने के लिए या अपना चेकअप करवाने के लिए। तो ये सारी बात है। अच्छा फिर दूसरा प्रश्न ये आता है, लोग कहते हैं या जिन लोगों ने भी छापा या बातें फैलाई या जो व्यक्ति डॉक्टर फरार है, ये बताइए जब आपने छेड़खानी में 354 में मुकदमा दर्ज करा, तहरीर तो एक ही होती, तहरीर 2 तो हो नहीं सकती, 354 में मुकदमा दर्ज करा, तो उसमें जो है
गांव की लेडीज औरतें वगैरह इकट्ठी करके उसको जो है दबाव डाल के तीसरे दिन जो है उसको जो है 376 में डाल रहे हो आप उसको। अच्छा, जब 376 में आपने दर्ज कर ही दिया मुकदमा, तब कोई मुझे कहेगा कि आप थाने आइए, आपसे बात करनी है, आप अपना पक्ष रखिए। तो मेरे को तो किसी भी जानकार ने ये सलाह नहीं दी कि आप थाने जाइए, आपको तो आप वहीं बैठा लेंगे, आप तो न्याय के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या न्यायालय में जाना क्या फरार माना जाता है क्या?